जो बोलते हैं ना बच्चा माइक को बोलते बोलते या नाचते नाचते मर गया, उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करते? बचपन से मैगी खिला रहे हैं उन्हें, खट से 2 मिनट में तैयार होगी, बच्चे को दे दी। अटैक का महत्वपूर्ण कारण आज के समय में जो कम उम्र में मार जा रहे हैं। मेंटली थका हुए हो तो मोबाइल को आप साइड में रखिए और आंख मीच के लेटिए, नींद आए। अब आ गया सर मेरा फेवरेट सा, बहुत बड़ा मार्केट हो गया सप्लीमेंट, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज है। ऐसे में आप कुछ बता सकते हो कि भाई इस पे भरोसा कर सकते हो तुम? ये प्रोटीन की पहचान बता रहा है। दाल के बीच में चुटकी को रख ले, उसको दबाएं थोड़ी देर तक ताकत से, और जब उठाएं। वे प्रोटीन और ये आइसोलेट प्रोटीन, इसमें क्या अंतर होता है? वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन। तो ऐसे ट्रेनर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? कोई बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था और वो बहुत अच्छा निर्णायक साबित हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जिसने बॉडी बिल्डिंग कभी करी ना हो और वो बहुत अच्छा निर्णायक है। 7 निर्णायक बैठते हैं बहुमत के हिसाब से जिसकी मार्किंग होती है। तो साथ ही बैठते हैं, उससे कम ज्यादा? बॉडी बिल्डर जो आराम करता है उसी से उसकी बॉडी अपग्रेड होती है। हम तो अपग्रेड होना बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि जैसे आपने बोला कि भाई 60% डाइट, 40% एक्सरसाइज, अब कितने परसेंटेज आराम, ये भी अब आप बताओ। बढ़िया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखा आपने, है ना तभी इतने सवाल पूछ रहे हो आप। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में सफलता के 3 सूत्र। कंटिन्यू व्यायाम यानी कि नियमितता, ठीक है, प्लस धैर्य, पेशेंस, ठीक है, प्लस रेस्ट, आराम। आराम, हाँ, इक्वल टू सफलता। मूल मंत्र, मूल मंत्र है ये सफलता है। हाँ, रेस्ट करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, अपनी अपनी दिनचर्या हो सकती है, पर मेरा ये कहना है कि जैसे ही मौका मिले बजाय मोबाइल खेलने के आंख मीच के लेटना पसंद करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस प्रोफेशन में, बिल्कुल, या अगर एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो, आप मेंटली कोई जॉब कर रहे हो, मेंटली थका हुए हो, अगर आपको दोपहरी में ऐसा लगता है कि मेरे पास 1.25 घंटा या 1 घंटा या 45 मिनट मिले हैं, तो मोबाइल को आप साइड में रखिए और आंख मीच के लेटिए, नींद आए चाहे ना आए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बॉडी बिल्डर को तो कम से कम जैसी उसकी पारिवारिक स्थिति, 2 टुकड़े में भी आप 8 घंटे की नींद ले सकते हो, 6 घंटे रात को ले लिए, 1-1.5 घंटे दोपहर में समय मिल जाए तो आराम करना है। लेकिन आजकल मोबाइल युग में फुर्सत में आदमी, दिमाग को रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। हाँ, पहले सर इंसान मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाया करता था, अब ये टाइम लिमिट शिफ्ट हो गई, अब हो गई 1 बजे तक, क्योंकि आप बिस्तर में लेटे हो तो उसके बाद भी आपका मोबाइल चलाते चलाते कहाँ 1-2 घंटे चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अभिमन्यु जो होता ही है कि आदमी सोचता है कि नींद आए तो मोबाइल रखूं, और नींद सोचती है कि ये मोबाइल रखे तो मैं आऊं। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। आपने तो 11 फिर भी देर बजा दी। मेरा तो अभी भी नियम है, मैं 10:15 बजे बिस्तर पे लेट जाता हूँ। जो मेरे से जुड़े लोग हैं उन्हें मालूम है कि अब जितेंद्र 10-20 पे सो गया होगा, क्योंकि मैं उठता हूँ 4 बजे पिछले 35 साल से। वही नियम है शुरू का। तो आराम इतना ज़्यादा ज़रूरी है सर? आराम, जब आदमी आराम करता है या सोता है उसी समय ही मसल्स की ग्रोथ होती है, सही मायने में उसी समय ही टिश्यूज रिपेयर होते हैं, उसी समय ही मसल्स को ग्रोथ होती है। इसलिए आराम तो बहुत ज़रूरी है। बॉडी अपने आप को, एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपके शरीर को आराम पहुंचाना है। बिल्कुल, अगर मसल्स डेवलप करनी है तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मसल्स तैयार भी तो होना चाहिए अगले दिन के लिए, वर्कआउट करने के लिए। सर आज के समय के लड़कों को जी आप कैसे समझाना चाहोगे कि आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भाई मोबाइल रखे तो नींद आए, लेकिन और शॉर्टकट्स के चक्कर और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस होना है और फेमस होना है, अपने पोजिंग करनी है, फोटोज़ डालना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद पे लोड दे रहे हैं, बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहोगे आप इस नई जनरेशन को? देखिए अभिमन्यु जी, अब ये मोबाइल
दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। इस पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। ये दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, लाइफ का गोल्डन समय। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैंने जो राजा का जीवन जिया वो माँ बाप के राज में जी लिया। मैं क्या, सबके लिए बोल रहा हूँ। जो लाइफ आप माँ बाप के राज में जी रहे हो वही तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, अन्यथा फिर आप तो खुद अभी समझ में आ जाइए, आगे खुद ही करना है, फिर सब कुछ खुद ही करना है सब। तो इसलिए कोशिश करें इस आपाधापी की दुनिया में समय निकालें, 45 मिनट शरीर को दें, अच्छा खाएं। और ये अटैक का कारण ये भी है गलत खान पान, जिसमें आजकल फास्ट फूड, मैदा को हम लोग बिल्कुल ही खराब मानते हैं। और आजकल की महिलाएं, बच्चा कुछ नाराज कर रहा है तो उनको भी मैगी बनाने में सरल पड़ता है। मैगी, अरे तुरंत बना के दिया। तो ये जो बोल रहे हैं ना, बच्चा माइक पे बोलते बोलते या नाचते नाचते मर गया, उनने कौन सी एक्सरसाइज करी? बचपन से मैगी खिला रहे हैं। आजकल की महिलाओं को ज़्यादा वर्क करना पसंद नहीं है, उन्हें खट से मैगी उबाली, 2 मिनट में तैयार होगी, बच्चे को दे दी, प्लेट भर भर के खा रहे हैं। अटैक का महत्वपूर्ण कारण आज के समय में जो कम उम्र में मार जा रहे हैं, व्यायाम से ज़्यादा गलत खान पान सबसे बड़ा कारण। गलत खान पान जो 30 के पहले मर रहे हैं, 35 के पहले मर रहे हैं। इसमें सर फास्ट फूड का सारा बहुत बड़ा हाथ है। गलत खान पान ज़्यादा मायने रखता है बजाय वर्कआउट के। इन्हीं चीज़ों की जगह अगर गुड़, घी, दही ऐसी चीज़ें आप नेचुरल आपने काजू बादाम खिलाएं तो बिल्कुल बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी और दिल भी मजबूत होगा और आराम से इन सारी चीज़ों को और बूस्ट मिलता है। आराम से तो पूरा शरीर रिकवर होता है ना, मतलब चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। जो अपन थके हारे होते हैं, अगर 1 घंटे की भी नींद गहरी आ गई तो आप एकदम दोबारा वापस 6 घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, एक कितने घंटे की नींद काफ़ी रहती है? कुछ तो 6 बोलते हैं, कुछ 8 बोलते हैं, कुछ तो ऐसा बोलते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं उनको तो 10 घंटे सोना चाहिए। मेडिकल तो ये कहता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, इतनी होनी ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ये संभव एक कामकाजी व्यक्ति के लिए, एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए जिस पे जवाबदारियां हैं, उसके लिए 8 घंटे की नींद संभव नहीं। टाइम दिनचर्या खिसकती जा रही है। लोगों का रात को सोने का समय 12 से 1 के बीच का हो गया है और नॉर्मल टाइम हो गया है ना, नॉर्मल टाइम हो गया है। सुबह उठने का समय 8 बजे तक का हो गया है। तो ये खिसकता जा रहा है। तो कम से कम एक बार में 6 घंटे की नींद लेना तो जरूरी है। फिर भले एक टुकड़े में आप कभी आपको अगर जब मौका मिले दिन में तो लेट लीजिए, जिनको संभव है वो। बिल्कुल संभव है, ये आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है। अब आ गया सर मेरा फेवरेट सवाल। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं सर जी, अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग बिल्कुल लड़कों के बीच में होती हैं। बिल्कुल। किसी समय में आप कंपटीशन खेलते थे जी, आज आप कंपटीशन जज करते हैं। बिल्कुल। खेलना आप आसान समझ रहे हो कि जज करना आप आसान समझ रहे हो? जज करने में सर सबसे बड़ी क्या वो चीज़ है जो उस जजिंग करने को मुश्किल बनाती हो? दोनों ही अपने अपने साइड से कठिन है। जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अब राज्य स्तरीय निर्णायक और राष्ट्रीय निर्णायक भी हूँ। और निर्णायक की कुर्सी पे बैठते समय निष्पक्ष होना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। खुला बोल रहा हूँ मैं आपको, निष्पक्ष होना हर किसी के बस की बात नहीं है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है तो निर्णायकों को लगेगा कि यार ये अपने जिले का है यार, इसकी पृष्ठभूमि ऐसी, कुछ ना कुछ सहानुभूति आके आप उसको है ना आगे लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये भाव छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और चूंकि बॉडी बिल्डिंग नज़रों का खेल है, क्या है, अब हम 7 निर्णायक बैठते हैं बहुमत के हिसाब से, जिसकी मार्किंग होती है 5 लोगों को या 4 लोगों को, जिसने जो मार्किंग करी है वो निर्णय दिया जाता है। तो सर 7 ही बैठते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं? 9 भी हो सकते हैं। अच्छा, 7 से कम नहीं हो सकते? हाँ, 7 से कम, 5 भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रतियोगिता का मंच के मतलब कोई ऐसा फिगर होता होगा कि जिसमें भाई बहुमत निकल आए आसानी से,
जैसे भाई 5 लोग हैं तो 2 ने ऐसी करी, 3 ने वैसी करी। विषम संख्या बिठानी पड़ती है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि विषम भाई 5 7 9 5 7 9 है ना, 3 3 11 11 ऐसे हाँ बिठानी समझ पड़ती गया मैं, मतलब भाई ताकि उससे बहुमत और ये सब सिद्ध है। हो हाँ, सके। ऐसा सिद्ध हो कि 4 इधर तो 3 उधर, उसके हिसाब से मार्किंग उसके हिसाब से मार्किंग होती है। तो निष्पक्ष रहना बहुत मुश्किल काम है। और हम प्रदेश स्तर पर चूँकि मैं अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा तो 99% रहता है कि निष्पक्ष निर्णय हो। जरा भी निर्णयों में कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम तुरंत खिलाड़ियों में कंपैरिजन कराते हैं। फिर जिसमें कन्फ्यूजन होता है उन दोनों को बुला के उनमें कंपैरिजन कराते हैं, फिर गौर से देखते हैं कि हमारे निर्णय आपस में क्यों टकरा रहे हैं। आप जैसे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स खेले हुए हो जी आपके देखने का नजरिया हाँ एज अ बॉडी बिल्डर रहता होगा, ठीक है। ठीक है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो बाकी के लोग हैं उसमें से सभी बॉडी बिल्डर हो, ये भी कुछ ऐसे भी होते होंगे जो फेडरेशन के उनने खेल ही नहीं हो। जी जी। तो फिर आप लोगों के नजरिए कैसे मैच कर पाते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते? फिर कैसे होता है ये सब? भाई किसी को तो किसी के बल्ले अच्छे लग गए, किसी को ट्राइसेप अच्छा लग रहा है, किसी को शोल्डर की कॉलर्स पसंद आ रही है, वो आपको नहीं आ रही हो सकता। बताता हूँ। हाँ सर बताओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर अच्छा निर्णायक साबित हो। ध्यान से सुनिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था और वो बहुत अच्छा निर्णायक साबित हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जिसने बॉडी बिल्डिंग कभी करी ना हो पर वो बहुत अच्छा निर्णायक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि यार ये मिस्टर इंडिया रह चुका है या मिस्टर वर्ल्ड रह चुका है तो अच्छा निर्णायक भी होगा। ये कोई पैमाना नहीं है। पर सर आपको कम से कम ये तो पता रहता होगा ना कि किस मसल को डेवलप करने में इसने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि सबसे मुश्किल मसल्स तो आपको पता ही है। बिल्कुल। जिनको बनाने में मतलब शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है। देखिए बॉडी बिल्डिंग सारा खेल है डिमोन्स्ट्रेशन का। अभिमन्यु जी, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। हाँ समझ गया। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके पास मसल्स तो बहुत तगड़ी तगड़ी है लेकिन उसको शो करना नहीं आता, निर्णायक को प्रभावित करना नहीं आता। उस खिलाड़ी को यही नहीं मालूम कि मेरे में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट छुपा के प्लस पॉइंट शो करना चाहिए। तो एक मसल्स का बड़ी होना और मसल्स का शो करने में बहुत अंतर है। मतलब ये एक प्योर अलग टेक्निक, प्योर अलग टाइप की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आप मेरे से तगड़े हो, गिनिंग रूम में आप भारी लग रहे हो, लेकिन आपको शो ही करना नहीं आया। आपके पास जो चीज़ है उसको डिमोन्स्ट्रेशन उसको दर्शाना नहीं आया निर्णायक को। और मैं तुमसे थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, 20-19 हूँ, लेकिन मेरा मसल्स डिमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा तो मैं आपको मंच पर हरा दूंगा। अच्छा, तो मसल्स होना और मसल्स को दिखाने में दोनों में अंतर है। और देखने वाले जिस हाँ, तरीके से आप दिखाओगे यही उस नजर से देखेंगे। हाँ, उसी नज़र से। एक पोज में आप कितनी सारी मसल्स का शो कर रहे हो, है ना। सांस का लेने का तरीका, मसल दिखाने का तरीका सब रहता है। तो हमेशा निर्णायक सीट पर जब हम बैठते हैं तो ये देखते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या देखते हैं? ट्रोपेजियस से लेके काफ मसल तक ओवरऑल डेवलपमेंट प्लस उस डेवलपमेंट को दिखाने का सामने वाले का तरीका। अच्छा, कुछ ये जैसे होता है कि भाई गानों पे डांस करते हैं वो बताते हैं, कुछ सिर्फ म्यूजिक पे बताते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के एक तरीके होते हैं। उस पर बहुत सारी उसकी बंद कमरे में प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि इधर गाना चल रहा है इधर इसका पोजिंग चल रहा है। अच्छा, ये प्रैक्टिस पहले से होती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक एक बीट्स पे, एक एक धाप पे मसल्स का शो होता है। आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस गाने पे एकदम ऐसा सेटिंग कैसे करा है। वो रिदम पकड़ के चलते हैं। इधर पोजिंग का और इधर उसका बीट्स का बिल्कुल रिदम चलता है। तो उसकी महीनों की प्रैक्टिस होती है। मेरे को तो सर, मैं तो मतलब नॉर्मली ये सोचता था कि यार हाँ ठीक है, एक रैंडम गाना बजा दिया, इन्हें कर दिया। नहीं, मतलब इसकी भी एक अलग प्रैक्टिस चलती थी। चॉइस वाला गाना होता है। अच्छा, जैसे मैं मंच पे जाता था तो मेरे अपनी एक रिकॉर्डिंग होती थी 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, ठीक है, वो मैं देता था कि ये चलाओ, हाँ ये चलाओ। ठीक। तो म्यूजिशियन वो
चलाता म्यूजिक था। चलाता था, उस पर मैं अपना शो करता क्योंकि उस पे आपको प्रैक्टिस थी। था। मैंने सेट करा हुआ उस पर, उसकी एक एक म्यूजिक पे, एक एक धाप पे मेरी मसल्स शो करूँगा मैं। कि अब मुझे कब बाइसेप दिखाना, मुझे सब कब तय बैक है। दिखाना। सब पोजिंग में, सब तय है। पोजिंग में सबसे डिफिकल्ट पोज कौन सा होता है, जो मतलब आपके शरीर की सारी नसें खींच दे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग में 3 स्टेप होती है। एक होती है 7 कंपलसरी पोज, ठीक है, जो कि निर्णायक अनाउंसर नीचे से कासन करता है और ऊपर मंच पे खिलाड़ी को दिखाना होता है सर बता भी दो ना। है ना। फ्रंट डबल बाइसेप्स, ठीक है, बहुत थाई मसल्स। ठीक है। फ्रंट लेट स्प्रेड, हम्म, बहुत थाई मसल्स। हम्म, तीसरा पोज है साइड चेस्ट। हम्म, चौथा पोज है बैक डबल बाइसेप्स हम्म, एंड काफ मसल्स। हम्म, 5वां पोज होता है बैक लेट स्प्रेड, हम्म, बोथ काफ मसल्स। हम्म, और छठा पोज होता है ट्राइसेप्स एनी साइड, जिस हाथ की भी अच्छी हो, ठीक। विथ लॉक। वो उस पर डिपेंड हाँ, करता है, हाँ। वो किधर की किस दिखाना राइट चाहता लेफ्ट किसके दिखाना। एंड ठीक। 7वां पोज होता है एब्डोमिनल मसल्स, बहुत थाई। है। ठीक है। ये 7 पोज बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, जो सारे खिलाड़ी एक साथ शो करते हैं। और ये मैंडेटरी है ये वाले? उसमें कोई आपको कोई म्यूजिक नहीं, साइलेंट पोज होते हैं, ओके, सबको एक जैसे दिखाने होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा टर्न आता है आपकी बॉडी की संरचना, राइट टर्न, हम्म, अगेन राइट टर्न, हम्म। अबाउट टर्न एंड अगेन राइट मतलब टर्न। पूरा 360 डिग्री। हाँ, पूरा घुमा के हम्म, बॉडी का संरचना देखते हैं, फिजिक देखते हैं, स्किन देखते हैं और फिर खड़ा करते हैं। हम्म, तीसरा स्टेप है 1 मिनट का अपनल पोज। आपको इंडिविजुअल मंच पे आना है। हम्म, अगर आपका कोई म्यूजिक सेट है हम्म। तो आप म्यूजिक प्ले पे करना, अपना प्ले करके अपना शरीर का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। मतलब इन 3 स्टेजेस पे। हाँ, इसमें आप स्वतंत्र हो। हम्म, इसमें हम प्रतिबंधित नहीं कि आपको इसके बाद यही दिखाना है। तो ठीक है, वो अपने मन हाँ, से दिखा सकता वो है, उसका अपने जो मन से रिदम या बीट बैठा उसका होगा। जो बीट बैठ मतलब इन 3 स्टेजेस के अंदर ही निर्णायकों को बस, निर्णय लेना रहता है। बिल्कुल लेना सर रहता समय है। बहुत कम नहीं है निर्णय लेने का? अरे नहीं, है? बहुत समय हो जाता है। अरे सर, पर तो भी इतने सारों को देखना, उसमें से निकालना, वो तो आप निर्णय देते देते नजरें तीखी हो गई पीछे है। हो जाती है। और हर मंच पे करीब करीब हमको वही खिलाड़ी हर दिखते हैं। मंच पे देखने को, जैसे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है हम्म। तो करीब करीब रिपीट ही होते हैं। तो आपको मतलब एक हाँ, उनकी हाँ। पता ही रहता है उनकी हिस्ट्री कि यार ये पिछले बार इसमें ये चेंजेस आ गए, अब ये चेंजेस आ गए। यार इसने ये वाली मसल अब अच्छी कर ली बिल्कुल है। बिल्कुल। तो निर्णय देना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हर खिलाड़ी जीतने के लिए आता है और जो हारता है उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। पर सर जज के लिए तो एक ज्यादा मुश्किल काम है ना, कि भाई उसको तो सारे भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता परे है, होके भावनात्मक रूप से छोड़ना परे पड़ती है होके, सारी बिल्कुल, भावना, बिल्कुल। कि मेरे शहर का लड़का है या मेरे हाँ। जिले का लड़का है, यार ये थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि कमजोर है, बिल्कुल जैसे तैसे आया है, मतलब ये सब छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल छोड़ना मतलब जो पड़ता है। बेस्ट है वो जीतेगा। वो जीतेगा। और ये कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। जैसे कि बताया कि हम 7 लोग मिनिमम बैठते हैं, 7 में से जो बहुमत होता है उससे दिया जाता है। हम्म। कभी कभी निर्णायकों को निर्णय आपस में क्रॉस होते हैं, हाँ सर, ये कैसे होते हैं? क्रॉस होना मतलब क्या होता है? है ना। जैसे कि किसी निर्णायक ने बोला कि नहीं सर, मेरे को इन दोनों में कंपैरिजन चाहिए। कोई निर्णायक राइट साइड बैठा है तो उसको लेफ्ट साइड का खिलाड़ी ढंग से दिख नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, वो मतलब हाँ, दृष्टि बाधित दृष्टि, जिसको बोल सकते जैसे हैं। कोई व्यक्ति इधर खड़ा है और आप हाँ। निर्णय पे उधर बैठे, हाँ, तो मार्किंग ढंग से नहीं कर पाए, आप उसको तो देख आप नहीं फट पाते से हो। लिख देंगे ट्रंक नंबर कि सर इन दोनों में मुझे कंपैरिजन चाहिए। अच्छा, तो उन दोनों खिलाड़ियों को अकेले बुलाते हैं, फिर उस पर कंपैरिजन स्टेज पे सामने। स्टेज पे ही सबके सामने, पब्लिक ठीक के है। सामने। अच्छा, ताकि फिर वो निर्णायक हाँ, देख सके अच्छे से, हाँ, तो हाँ। और सही मार्किंग कर हाँ, सके। सही मार्किंग हो और सही निर्णय ताकि खिलाड़ियों को मिल सके। मतलब किसी के साथ भाई हाँ, गलत नहीं निर्णय होना में हम कोई जल्दी नहीं करते। जिसको कंपैरिजन होता है निर्णय को हम बुलाते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, ताकि एक अच्छा निर्णय खिलाड़ियों को मिल सके। चाहिए। अच्छा सर, जैसे निर्णय दे दिया आपने, क्या जो वहाँ पे कंपटीशन खेल रहे हैं उनके हाथ में ये पावर होती है कि वो निर्णय को चैलेंज कर सके? नहीं नहीं, निर्णय सर्वोपरि है। ठीक है, मतलब आपने जैसे दे दिया तो दे तो दिया। वो सर्वमान्य है। बिल्कुल। उसको कोई जैसे अब क्रिकेट में नहीं होता डीआरएस सिस्टम हाँ, यूं कर देते अभी फिलहाल यहाँ कोई सिस्टम नहीं चलो, आया, यहाँ बाकी DRS में नहीं है। बिल्कुल DRS नहीं। तो ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक सर, ये कंपटीशन खेलने जाते हैं लड़के,
जी। और जब ये लोग खेलते हैं, अपनी मसल्स दिखाते हैं, जी तब वहाँ पे कई लोग देखने आते हैं। सर। भाई नए उम्र के लड़के भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार हम भी अब जिम ज्वाइन करेंगे उनको देख कर। क्योंकि ये क्या होता है सर, एक आइकॉन्स बन जाते हैं, यार ये बॉडी, इसको देखो, इसका शरीर कितना अच्छा बिल्कुल। है। तो सर एक नया लड़का वो जब जिम आएगा तो वो क्या खाना चाहिए? एक ऐसा लड़का जो 1 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए आ रहा है, अब उसको क्या खाना चाहिए, अपग्रेड क्या करना चाहिए? और एक बॉडी बिल्डर कि भाई अब तुमने वो खेल लिया है, मध्य प्रदेश MP खेल लिया, अब तुम्हें नेशनल की तैयारी करनी, बिल्कुल। तो उसको क्या खाना चाहिए? अब इन तीनों को सर बताओ जरा। बिगनर्स का तो जैसे मैंने आपको बताया, और सर बिगनर्स के लिए अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा हो कि हाँ ये वाला प्रोटीन ले सकता है, तो बेशक वो वे प्रोटीन ले सकता है। वो प्रोटीन डाइजेस्ट जल्दी होता है, बशर्ते सप्लीमेंट की राय मैं व्यक्तिगत जब ही देता हूँ जब वो लगातार उसको लेने में सक्षम हो। ठीक है, लगातार, ओके, मतलब ब्रेक नहीं हो। ब्रेक नहीं हो। क्योंकि कोई भी चीज़ अपन जब लेते हैं तो उसके ऐसा नहीं कि 1 महीना लिया तो दूसरे महीने असर दिखने लग गया। किसी भी चीज़ को लेना है तो 3 महीने का उसके असर देखने में लगेंगे। पेशेंस रखना है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप ले सकते हैं लगातार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो अच्छी चीज़ है, अन्यथा आप नेचुरल डाइट पे रहिए। अच्छा, 1 महीने कहीं से आपने पैसे की जुगाड़ व्यवस्था जमाई, 1 महीने के लिए डब्बा ले लिया, प्रोटीन डाइट ले ली, अगले महीने पैसे नहीं तो छूट गई, तो वो फिर सही नहीं है। वो सर बहुत फ्रॉड कंपनियां हैं, है ना? मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा मार्केट हो गया सप्लीमेंट, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं, बहुत है। ऐसे में आप कुछ बता सकते हो कि भाई इस पे भरोसा कर सकते हो? तो मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है। मैं दुविधा में पड़ता भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं स्पष्ट बताऊंगा, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में सप्लीमेंट का, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। आपकी और हमारी सोच से सर न हाँ। जाने कितने जीरो के फिगर लगते, उतना बड़ा मार्केट उतना है। बड़ा मार्केट हो गया है। क्या सही है क्या गलत खा रहे हैं, इसको जांच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बिजनेसमैन तो सीधे 1 का 10 करने के जुगाड़ में रहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो मुझे जानते हैं वो मेरा नेचर समझते हैं। नहीं, वो सर ये तो आप जो बता रहे होते, ये मेरा नेचर समझते। मेरे पास मेरी जिम में के सप्लीमेंट की कंपनियों के डीलर आते हैं कि कुशवाहा जी आप ही लीजिए प्रोडक्ट, लड़कों को बेचिए, ये करिए। अब चूँकि मैं सब पूछता हूँ उनसे कि मैंने कहा यार इसमें इतनी MRP दे रखी है तुमने, इतनी MRP में तुम अभी मेरे को कोई सौदा नहीं हुआ 40% डिस्काउंट दे रहे हो। कितना दे रहे हो? 40%। सुनना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इससे आप आइडिया खुद लगा लेना, पब्लिक भी खुद समझ कि वो कितने का होगा प्रोडक्ट। हाँ, ये खुद समझ जा, कॉमन सेंस से मैं किसी के खिलाफ बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम जब 40% मुझे दे रहे हो, तुम भी कमाओगे, मैं तुम्हें लड़कों को क्या दूंगा? मैंने कहा ये मेरा नेचर नहीं है। लड़का मुझ पे भरोसा करके सप्लीमेंट लेगा, मुझ पे भरोसा करके, ना कि आप पे, जो कि मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। अरे सर आप करिए। मैंने कहा इतनी MRP, बोले इतनी MRP हमें जिम संचालक और ट्रेनरों ने बोला है कि MRP बढ़ा के रखिए। कंपनियों को जिम ट्रेनर संचालक के थ्रू मैसेज जाता है कि MRP क्या रखिए, बढ़ा के रखिए, ताकि हम अपने दोस्त को डिस्काउंट में भी दें, तो उसको उससे लगे अरे यार मेरे को इतने कम में दे दिया और हमारा भी फायदा रहे, ओ उसमें फ़ायदा भी है। तो यार ये तो इसमें कुछ बोलूँगा नहीं मैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोटीन कि अगर जांच करनी है, जो थोड़े बहुत मुझे जानकारी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पूरी जानकारी, ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको जितनी जानकारी लो उतना कम है। रॉ प्रोटीन जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होता, कोई भी आप प्रोटीन ले तो प्रोटीन को एक काम करिए कि एक चुटकी में ले और दाढ़ के बीच में उसको रख लें, दाढ़ के बीच में चुटकी को रख लें, उसको दबाएं थोड़ी देर तक ताकत से, और जब उठाएं तो चिपकना चाहिए। ये प्रोटीन की पहचान बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके दांत को पकड़ रही है, हाँ, चिपक रही है, तो आप सही चीज़, सही प्रोटीन खा रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा सर, वे प्रोटीन और ये आइसोलेट प्रोटीन, इसमें क्या अंतर होता है? वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, जैसे अपने
तेलों में होता है ना कि सोयाबीन का और मूंगफली का। और रिफाइनरी तेल है हाँ, थोड़ा सा, हाँ, वो हाँ। तो वैसे ही ये भी है। अच्छा, हाँ, तो बॉडी को जल्दी से डाइजेस्ट होता है। जैसे रॉ प्रोटीन लेंगे जिसमें कोई मिलावट नहीं, नो फ्लेवर, वो हजम नहीं होता हर किसी को। हर किसी को, हाँ। कुछ को हो सकता है, कुछ को अरे नहीं होगा। कुछ लोग तो पत्थर भी हजम करते हैं फिर। ये तो अपनी अपनी शारीरिक संरचना है कि कुछ भी खिला दो तो वे हजम हो प्रोटीन जाता है। एक इजीली डाइजेस्टेबल है। आइसोलेट प्रोटीन भी जल्दी हजम होता है। तो सर ये एनर्जी अलग रहती है क्या इनके अंदर, कि जैसे वे प्रोटीन को अपन ने नहीं, खाया तो उसकी कोई हजम एनर्जी? नहीं, हजम होना मतलब अपना शरीर वापस से दूसरी डाइट लेने के लिए रेडी होना। अच्छा, यूं तेजी से, हाँ, तेजी से, जो शरीर में जल्दी से हाँ, एनर्जी फैलाए, हाँ, काम में भी लग जाए और आप अगली चीज के लिए अगली तैयार चीज हो खाने जाए। के लिए शरीर तैयार भी है। ठीक है। अब कोई ऐसी चीज खाई है कि मेरा खा लिया, अब मेरे को भूख ही नहीं लग रही 6 घंटे तक, तो दूसरी ऐसा नहीं होना चीज चाहिए। खाने के लिए मेरा शरीर रेडी ही नहीं है ना। अच्छा, खाऊंगा तो वेस्टेज ही जाएगी ना। ठीक है, मतलब वो आपके शरीर को जल्दी से हाँ, दूसरी इसलिए चीज के लिए तैयार बिल्कुल करता है। तैयार करता है। तो वे सर प्रोटीन 1-1.5 साल जल्दी- जो हो गए जिन लड़कों को एक्सरसाइज करते करते, उनको अब आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई अब इन चीजों पे अपग्रेड करो? देखो, ये सब है आपके गोल के ऊपर। हम्म, काय के ऊपर गोल है आपका, क्या एम है। हम्म, आप पावर लिफ्टिंग करना है, हम्म, आपको आर्म रेसलिंग करना है, हम्म, कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, या दूसरा भी कोई खेल करना है, और किस स्तर पे करना है, हम्म। उस स्तर से फिर आपको आपका ट्रेनर आपको डाइट प्रोवाइड करेगा। बोले मतलब आपका ट्रेनर को आपकी जो बॉडी ट्रैकिंग है हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट नापनी पड़ेगी, बिल्कुल। तभी वो आपको अब क्या अपग्रेड करना हाँ। है, क्या चेंज करना है, ये तभी बता पाएगा। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन पे पूछते हैं, हाँ, फ़ोन पे सजेस्ट करना इतना आसान नहीं है जब तो- तक आदमी प्रत्यक्ष अपने सामने ना, उसकी संरचना में हम ना देख लें कि बॉडी उसकी किस प्रकार की है। जैसे बोलते हैं ना, एक शकल के दुनिया में 1-2 आदमी 7 हो लोग होते सकते हैं। हैं, हो 7 सकते लोग हैं। होते हैं सर। हाँ, पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत कहना है, ये मेरा मुहावरा है हम्म, कि एक शकल के 2 मिल सकते हैं, हम्म, लेकिन एक बॉडी फ्रेम का दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। सबकी अलग ही रहेगी, हाँ, बल्कि पॉइंट का अंतर और और रहेगा। एक बॉडी फ्रेम जो मुझे पसंद करते हैं, जिनने मेरी हाँ। बॉडी को देखा है, हाँ, मेरा आप शरीर धड़ हटा दो हम्म, और सिर हटा दो, कोई बता देगा ये बबले का शरीर पड़ा है। उस मतलब एक प्रकार के 2 संरचना शारीरिक नहीं मिलेगी। अच्छा, सबके शरीर की संरचना अलग अलग है, बनावट अलग अलग है। तो बनावट के आधार पर ही आपका ट्रेनर आपको डाइट प्रोवाइड करेगा। पहले से ये कहना कि नहीं तेरे को प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना, ये लेना, ये नहीं। सर नए ज़माने के बस अब ये लास्ट है, ठीक है, मैं ना इससे ज़्यादा अब क्या है कि ज़्यादा हो जाएगा, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी नज़र में आज के समय के ट्रेनर्स को, हाँ, मैं एक्सरसाइज करने वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करवाने वालों को, ठीक है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज जैसा आपने बताया कि भाई बॉडी बिल्डिंग या कोई सा भी स्पोर्ट हो, हर चीज़ आपके ट्रेनर पे डिपेंड सब करती है। ट्रेनर पर डिपेंड है। मतलब वो जो बोलेंगे वो आपके लिए एक फाइनल वर्डिक्ट है। फाइनल। तो ऐसे ट्रेनर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? आप समझ रहे हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये? देखिए, उज्जैन में तो, चूँकि आप उज्जैन में मैं रहता हूँ, आप भी उज्जैन से ही हो, अधिकतर ट्रेनर तो मेरे टच में है, मेरे सिखाए हुए हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको कुछ सिखाया, फिर आपके थ्रू 4 लोगों ने सीखा, फिर उन 4 लोगों से 16 लोगों ने सीखा, ये चेन चलती रहती है। बिल्कुल। ट्रेनर को तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई मेंबर्स या कोई व्यक्ति कोई सपना लेके आ रहा है, तो कृपया उसे एकदम हतोत्साहित ना करें, उसको आने दें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि वो खुद ही समझ जाएगा 3 महीने 4 महीने बाद कि ये इतना आसान नहीं है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक आपको मेरी ज़रूरत है, अधिकतर, सबको नहीं बोल रहा हूँ, तब तक मैं आपके लिए सर हूँ, तब तक आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति
जिम छोड़ने के बाद भी आपका सम्मान करे। तो सारे ट्रेनरों को मेरा ये कहना है कि ऐसा व्यवहार बनाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजकल मोबाइल युग में अनाड़ी नहीं है। अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो आपका सम्मान कर रहा है। ये मान के चलना कि वो उसको सब पता है। क्या पता है? सब पता है। थ्योरिकल उसको सब पता है, फिर भी आपसे वो बात कर रहा है। और आप अगर उसको कुछ चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें उसको उसकी हकीकत कीमत वर्तमान वैल्यू उसको मालूम है, लेकिन आपके कहने से वो ले रहा है। अब वो ज़माना गया कि शिष्य आपका सम्मान करे। कोई आप मुफ्त में शिक्षा किसी को नहीं दे रहे हो। जो शिक्षा वो आपसे प्राप्त कर रहा है ना, उसके बराबर मूल्य चुका रहा है वो आपका। क्या चुका रहा है? मूल्य चुका रहा है। तो आप ये अपेक्षा तो छोड़ दो कि इसको मैंने सिखाया तो ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना आप सिखा रहे हो उससे ज़्यादा उसका मूल्य वो आपको चुका रहा है। उसका दूसरी बात मूल्य भी चुका रहा है और अपना जीवन भी आपके हाथों में सौंप रहा है। तो मेरा सब निर्णायकों से सारे ट्रेनरों से ये है कि अच्छे से अपना व्यवहार करें, अच्छे से उसको बात करें, क्योंकि आपका फ़र्ज है उसे अटेंड करना। और कुछ ऐसा करें कि वो जिम छोड़ने के बाद भी आपको याद रखे। सर बच्चा जब आता है जिम, जी आज के समय का बता रहा हूँ, तो वो अज्ञानी तो है नहीं। बिल्कुल है। गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब कुछ है। प्रैक्टिकल अज्ञानी है। जैसा आपने बोला कि उसको सब पता, हाँ तो भी वो अज्ञान बन के आपसे सब पूछ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो आंख बंद करके आप पे भरोसा कर रहा है। तो मेरी तरफ से एक मैं मैसेज ट्रेनर्स को यह देना चाहूँगा कि भाई कुछ रुपयों के पीछे किसी लड़के का जीवन बर्बाद ना हो। बिल्कुल सही। आप उसको अच्छी चीज़ें बताओ खाने की, सही मार्गदर्शन, उसके शरीर को जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस स्टेज पे वो पहुंच जाए, उसके बाद जब उसको अपग्रेड होना हो, बिल्कुल तभी आप उसको वो चीज़ दो। बिल्कुल दो, उसके पहले ना दो। और वो अगर आगे रह के बोलता भी है तो आप समझाओ, तो उसको समझाओ कि बेटा अभी इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इससे चलो, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी उस स्टेज पे जाओगे तो मैं खुद आगे रह के बता दूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अभी सब उल्टा चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल। मैं इसीलिए मैंने आपसे ये वाला बात मैंने सबसे आखिरी में करी कि डर्रा उल्टा हो गया। डर्रा उल्टा है, बिल्कुल उल्टा हो गया। और ना तो टाइम ट्रेनर के पास भी है और ना ही आजकल लड़का भी जल्दी में है। खाली ट्रेनर की गलती नहीं है, उसकी सामने वाले की भी गलती है। सामने वाले की भी गलती है। वो घोड़े पर चढ़ा हुआ आया है, उसके पास पेशेंस नहीं। वो बोलता बताओ आप कितना खर्चा करना है, मेरे को तो 2 साल में ये करना है। फिर सर जब घोड़ा गिराता है तो कैसे हाल हो जाते हैं, आप देख रहे हो ना। मैंने देखा है। अभी आप नहीं खुद ने देखे होंगे, मैंने बहुत कि आज से 5 साल पहले 7 साल पहले मिस्टर उज्जैन, मिस्टर संभाग बने थे, आज उनको कपड़े में कोई पहचान भी नहीं पा रहा, इतने खत्म हो गए। मैं इधर एक आदमी एक था यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो बंदा इतना तगड़ा था कि ऐसा लगता था कि भाई उज्जैन का भविष्य ही आने वाला और नेशनल में जाएगा। बिल्कुल। और 8 महीने बाद ही उस आदमी को मैंने बारबेरियन जिम में देखा था, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये वही लड़का है। तो ये उन्हीं लोगों की स्थिति होती है जो बहुत जल्दी में रहते हैं। और ये खतरनाक है सर, खतरनाक है। उसमें सारी गलती अपने ट्रेनरों के भी नहीं है, क्योंकि मेंबर खुद जल्दी में है। सही बात। और ये ट्रेनर को समझाना चाहिए भाई जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जीवित रहोगे सब पालोगे, लेकिन आप जब रहोगे ही नहीं तो क्या कर लोगे भाई। बहुत बुरा असर पड़ता है किडनी, लीवर। ये अगर शुरू में है ना, एक लेवल के बाद आप पहुंच जाओगे, आपका शरीर जब तैयार हो जाए तब आप लो कोई मना नहीं करेगा। बोला ना मैंने, मंच के हिसाब से, जिस स्तर पे आप पहुंचे हो, जिस स्तर पे आप कॉम्पीट कर रहे हो, उस स्तर की डाइट तो आपको लेनी पड़ेगी, अन्यथा 2 मिनट में बाहर हो जाओगे। और तब आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप ये ले रहे हो या वो ले रहे हो। लेकिन शुरू में ही दौड़ने लग जाओगे नहीं, तो वो गलत है। वो तो बोला ना, बहुत सारे फिर विकारों को उत्पन्न देता है अंदर। तो भाई एक जनरल अवेयरनेस है, ये सिर्फ ट्रेनरों के लिए नहीं, जो वहाँ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना उनके लिए भी कह रहे हैं जितेंद्र सर, कि आप भी धैर्य रखो। बिना धैर्य, बिना तपस्या के नहीं मिल पाएगा आप जो चाह रहे हो। और अपने जीवन के साथ खेलने को तैयार हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें अभी जैसा माहौल चल रहा है, ट्रेनर के कम जो लड़का आता है वो बाध्य करता है कि नहीं मेरे को ये करना है, तुम नहीं करोगे
तो दूसरा तैयार है। क्या करेगा बेचारा ट्रेनर, उसको भी तो उसका है? घर चलाना है, उसका घर चलाना है, रोजी रोटी उसको भी है? कमानी है। उसके पीछे उस पे आश्रित लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात क्यों है। उसको जान देगा वो कि चल भाई ठीक मैं ही है, बताता चल हूँ। मैं ही करवा हाँ, देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, पर ये गलत है। क्योंकि धैर्य है नहीं। ट्रेनर मजबूर हो जाता है जब लड़का बोलता है कि नहीं मेरे को तो 2 साल में ये करना है, 1 साल में ये करना है। तो ये सिर्फ ट्रेनरों की बात नहीं है, ये जो एक्सरसाइज करने आ रहे हैं गलत मानसिकता लेके उन गलत लड़कों को मानसिकता भी समझने की ज़्यादा गलत मानसिकता लेके ही आते हैं कि कि ये बताओ नहीं होना कितना चाहिए। खर्चा करना है। हाँ, सबसे पहले ही सवाल, सबसे पहला सवाल है। पहले सर जब मैं जिम और जाता था ट्रेनर ना, अगर बोलेगा हाँ। कि नहीं भैया 3 साल के पहले या 5 साल के पहले कुछ नहीं होना है, तुरंत गायब हो जाएगा आपके जिम से, दूसरे जिम पहुंच जाएगा। दूसरा तैयार है। मैं तो सर जब जिम आया था ना, मेरे से सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था, भैया तुम्हारी उम्र क्या है। हाँ, आजकल तो ये भी नहीं पूछते जिम में कि तेरी उम्र क्या क्या नहीं है, कितना खर्चा कर पाओगे और लगातार कर पाओगे कि नहीं कर नहीं कर पाओगे। वाह सर वाह, आज मतलब चलिए साहब। अरे बहुत, मेरा तो बहुत फेवरेट वैसे भी ये टॉपिक था, और आपसे अच्छा इस चीज़ को कोई समझा भी नहीं सकता था। और सबसे अच्छी बात, सौभाग्य की बात ये कि आप खुद आए और इतना सारा समय मुझे दे दिया। मेरे मन, ठीक है मैं तो बोल रहा हूँ, ये जो सवाल थे ना सर, ये सभी के मन के थे। हर उस नहीं नए तो ये लड़के के हैं आपको, जो, आपको नॉलेज था तो इतने क्वेश्चन आपने डीपली पूछ भी लिए। सर डीपली मैंने पूछे इसीलिए कि भाई अगर हमारा एपिसोड देख के किसी नए लड़के को कुछ चीज़ें पता चल जाए, उसको अच्छी जानकारी मिल जाए, तो वो कम से कम अपने ट्रेनर से ये बात तो करेगा। बात तो करेगा। वो कम से कम अपने घर पे तो बात करेगा कि यार मेरे को ये नेचुरल डाइट्स आप अवेलेबल करवा दो। मैं, अगर हम वो नहीं कर सकते तो बिल्कुल। अगर सर हम, आपने और मैंने मिलके आज अगर 20 लड़कों की मानसिकता बदल दी, तो मेरे हिसाब से आज का एपिसोड बनाना बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, सक्सेसफुल। बिल्कुल बदलेगी। अच्छे लड़के आए, अच्छा खेलें और भारत का नाम और बहुत बड़े बॉडी मंच पे बिल्डिंग लेके जाएं। में बहुत ग्लैमर है। उम्मीद करता हूँ सर कि हमारी इस छोटे से पॉडकास्ट के एपिसोड से कई लोगों की आंखें खुलेंगी नहीं। और उज्जैन संभाग आपके नेतृत्व में अभी और आगे बढ़ेगा। और क्या बोलूँ, अब मेरे पास तो अपने गुरु के लिए अब और कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। मैं इतना बोलता हूँ कि जिस खेल ने मुझे पहचान दी है, जिस खेल से मेरी आजीविका चल रही है, उस खेल के लिए मैं निस्वार्थ रूप से, जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, काम करता रहूँगा और नए लड़कों को आगे बढ़ाता रहूँगा। बिल्कुल। चलिए सर, आज अब विराम देते हैं इस एपिसोड को, बिल्कुल। है ना। चलिए, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।